पिछली वीडियो में हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो अभी अपनी बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं। फैटी एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल और शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। देखिए ये फैटी एसिड है और ये है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, तो ये मिलकर क्या बनाए, सिंपल लिपिड। और जब इस सिंपल लिपिड के साथ शुगर ग्रुप बाइंड हो जाता है तो इसे अपने क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। OH ग्रुप के आधार पर ग्लाइकोलिपिड भी दो टाइप के होते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड और स्फिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड। तो इसके बाद अपने आगे करते हैं। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, शुगर। तो यहाँ पे हमने जिक्र किसका किया है, शुगर का जिक्र किया है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए जितने भी शुगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी शुगर होंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, वो सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सोप्लाज्मिक साइट पर ही देखने को मिलते हैं। वो कभी भी साइटोसोलिक साइट पर देखने को नहीं मिलते। ये इम्पोर्टेंट बात है और ये आप इसे नोट कर लीजिए कि जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो सभी एक्सोप्लाज्मिक साइट पर ही देखने को मिलते हैं। वो कभी भी साइटोसोलिक साइट पर देखने को नहीं मिलते। अब ये जो ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोलिपिड है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो देखिए ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन ER और गोल्गी की ल्यूमन साइड के अंदर होता है। और ये ल्यूमन साइड मतलब ये ER और गोल्गी, ठीक है, आगे चलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये इसका जो ल्यूमन साइड है वो बाहर की तरफ है। तो जनरली जो चीज़ ER और गोल्गी की ल्यूमन साइड के अंदर होगी वो एक्सोप्लाज्मिक साइड पर चली जाएगी। इसी तरह से जैसे मान लो कि ग्लाइकोलिपिड है, वो कहाँ पर है, ER और गोल्गी की ल्यूमन साइड के अंदर है, तो वो आगे चलकर कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्सोप्लाज्मिक साइड पर देखने को मिलेंगे। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ग्लिसरॉल बेस्ड और एक होता है स्फिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया ही नहीं जाता, और अगर ये प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये देखने को मिलता है। फिर अपने बात करते हैं स्फिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड की। तो स्फिंगोसिन बेस्ड जो ग्लाइकोलिपिड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेरिब्रोसाइड और एक होता है ग्लोबोसाइड। अब देखिए आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये है एक फैटी एसिड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या जुड़ रहा है, स्फिंगोसिन जुड़ रहा है, तो स्फिंगोसिन हो गया। उसके साथ अगर एक शुगर अटैच है, अगर एक शुगर जुड़ी हुई है तो इसे अपने क्या कहते हैं, सेरिब्रोसाइड कहते हैं। ये देखिए कि फैटी एसिड स्फिंगोसिन प्लस में 1 शुगर अगर ऐड है तो इसे क्या कहेंगे, सेरिब्रोसाइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुगर कितनी जुड़ी हुई है, सिर्फ एक। अब इस शुगर के अंदर जैसे मान लो ये शुगर क्या है, ग्लूकोज है, तो इसे अपने क्या कहेंगे, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। और अगर ये शुगर जैसे ग्लैक्टोज है तो इसे अपने क्या कहेंगे, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपने बात करते हैं ग्लोबोसाइड के बारे में। तो देखिए फैटी एसिड और स्फिंगोसिन, इन दोनों को अपने क्या कहते हैं, सीरेमाइड कहते हैं। इन्हें सीरेमाइड क्यों कहते हैं, ये पिछली वीडियो में आपने अगर क्लास नहीं लगाई है तो लगाकर आ जाएं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इसे सीरेमाइड क्यों कहते हैं, फैटी एसिड और स्फिंगोसिन को। ओके, तो ये क्या है, सीरेमाइड है। सीरेमाइड के साथ अगर 2 से 10 शुगर ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, 2 से 10 शुगर ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो इसे अपने क्या कहते हैं, ग्लोबोसाइड कहते हैं। मतलब सीरेमाइड के साथ 2 से 10 शुगर जुड़े हुए हैं तो इसे अपने क्या कहेंगे, ग्लोबोसाइड कहेंगे। और ग्लोबोसाइड के अंदर भी जैसे 2 से 10 शुगर चेन है ना, उसके अंदर अगर एक शुगर सियालिक एसिड की है तो इसे अपने क्या कहेंगे, तो इसे अपने गैंग्लियोसाइड कहेंगे, गैंग्लियोसाइड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ग्लोबोसाइड किसे कहते हैं, सीरेमाइड और ओलिगोसैकेराइड। मतलब 2 से 10 शुगर अगर जुड़े हुए हैं सीरेमाइड के साथ तो इसे अपने क्या कहेंगे, ग्लोबोसाइड कहेंगे। और इसी ग्लोबोसाइड के अंदर, ठीक है, 2 से 10 शुगर चेन के अंदर अगर एक शुगर सियालिक एसिड की होती है तो इसे अपने क्या कहते हैं,
गैंग्लियोसाइड कहते हैं। और जितने भी एनिमल सिस्टम है उन सभी के जितने भी ग्लोबोसाइड है उन सभी में एक ना एक सियालिक एसिड प्रेजेंट होता ही होता है। इसलिए मतलब हमारे यहाँ पे ग्लोबोसाइड नहीं होता, गैंग्लियोसाइड ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद में देखिए जैसे ग्लोबोसाइड है, ठीक है, ग्लोबोसाइड में 2 से 10 शुगर चेन है, ठीक है। इसमें से अगर एक शुगर अगर सियालिक एसिड की है तो इसे हमने क्या कह रहे हैं, गैंग्लियोसाइड कह रहे हैं। अब ये सियालिक एसिड, अगर एक सियालिक एसिड जुड़ा हुआ है तो इसे अपने जीएम सियालिक एसिड मतलब जीएम गैंग्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। और अगर 2 सियालिक एसिड जुड़े हुए हैं तो इसे अपने क्या कहेंगे, जीडी कहेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर अपने जीएम की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, ठीक है, और इसे सेपरेट करके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के आधार पर अगर अपने इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये जीएम गैंग्लियोसाइड होते हैं ना, वो 3 तरह के अपने को देखने को मिलते हैं, GM1, GM2 और GM3। देखिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि GM गैंग्लियोसाइड है, ठीक है, उन्हें अगर अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे अगर उनकी, तो अपने को 3 तरह के GM गैंग्लियोसाइड देखने को मिलते हैं, GM1, GM2 और GM3। अब इसमें याद क्या करना है कि GM1 जो गैंग्लियोसाइड है, ठीक है, वो हाई एफिनिटी रखता है इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ। GM1 गैंग्लियोसाइड हाई एफिनिटी रखता है इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ। और GM3 है वो कोलेरा टॉक्सिन के साथ हाई एफिनिटी रखता है। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ GM1 हाई एफिनिटी रख रहा है तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और GM3 जो कि कोलेरा टॉक्सिन से हाई एफिनिटी रखता है, ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपनी बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोलिक साइट है और ये है एक्सोप्लाज्मिक साइट। ओके, एक्सोप्लाज्मिक साइट पर ये शुगर बाइंड है। अब अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब इस सेल का अगर अपने होमोजेनेसिस करवा देते हैं तो इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अपने को सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए। तो अगर अपने को सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेनी हो तो अपने कौन सी सेल का यूज़ करेंगे, आरबीसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है। तो ये मान लो आरबीसी है, आरबीसी का अपने होमोजेनेसिस करवा दिया। होमोजेनेसिस करवाएंगे तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस तरह की उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है, मतलब ये टुकड़ों में टूट जाएगी। और हमने देखा था कि जो भी लिपिड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एम्फीपैथिक टाइप के होते हैं, मतलब इनके अंदर एक पोलार हेड होगा और एक नॉन पोलार टेल होगी, ठीक है। तो ये आपस में इस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाते हैं आपस में जुड़कर, जिसमें ये जो पोर्शन होता है ना वो वाटर हीटिंग होता है और ये वाटर लविंग और ये भी वाटर लविंग होता है, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ वाटर होते हैं, बीच में वाटर नहीं होता, तो इसे मतलब हाइड्रोफोबिक एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो इसी कैरेक्टर के आधार पर क्या है कि ये अपने आप वापस फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी वेसाइकल्स बनाते हैं, क्योंकि ये देखिए ये टुकड़ों में टूट गए हैं, ठीक है। अगर ये आपस में जुड़ सकते तब तो ये वापस क्या है कि लिपिड का बैग बना लेते, ठीक है, लिपोसोम, या फिर वापस वो सेल बन जाती, लेकिन वैसा नहीं हो रहा, ये टुकड़ों में टूट गए हैं, ठीक है। तो ये आपस में फोल्ड होकर, ठीक है, ये मतलब इस तरह से ऐसे फोल्ड होकर धीरे धीरे ये वेसाइकल बनाते हैं। तो ये वेसाइकल 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनसाइड आउट और एक होता है राइट साइड आउट। तो जैसे अपनों ने आरबीसी ली है तो आरबीसी का जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर चला गया, बाहर का मटेरियल अंदर आ गया, तो इसे कहते हैं इनसाइड आउट वेसिकल, मतलब बाहर का मटेरियल अंदर आ गया, अंदर का मटेरियल बाहर चला गया, तो इसे अपने इनसाइड आउट वेसिकल्स कहते हैं। अब जैसे जो आरबीसी था हम लोगों ने लिया, अब उसका जो मतलब वेसिकल बने वो जैसे पहले थी वैसी की वैसी बन गई, ठीक है, तो इसे अपने कहते हैं राइट साइड आउट वेसिकल्स। तो ये क्यों बन रहे हैं, देखिए जैसे इसका फ्रेगमेंट किया आप लोगों ने आरबीसी का, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोप्लाज्मिक है, ये साइटोसोलिक है। अब ये फोल्ड 2 टाइप से हो सकती है, एक तो ऐसे फोल्ड हो जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाए, तब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक साइट बाहर की तरफ, एक्सोप्लाज्मिक अंदर की तरफ, और ये इस तरह से अगर फोल्ड होगी
तो एक्सोप्लाज्मिक बाहर हो जाएगा, साइटोसोलिक अंदर हो जाएगा। मतलब ये तो राइट साइड आउट वेसिकल हो गई और ये इनसाइड आउट वेसिकल्स हो गई। तो मेनली देखिए ये मतलब कहीं भी फोल्ड हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। इसी डायरेक्शन के आधार पर जो वेसिकल्स बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनसाइड आउट और राइट साइड आउट वेसिकल्स।